नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, समृद्धशाली हो। 3 प्रश्न या 3 विषय। सरकारी कर्मचारी को पार्टी कार्यकर्ता बनाने में क्या दिक्कत है, नंबर 1। नंबर 2, RSS क्या योगी को सपोर्ट करेंगी? और तीसरा, PK का प्रबंधन और क्लेम तो झूठा साबित हो रहा है। इन तीनों विषयों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले, सरकारी कर्मचारी को पार्टी कार्यकर्ता बनाने में क्या दिक्कत है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तो सरकार ने अपना एक ऑर्डर भी निकाल दिया कि आप सरकारी मुलाजिम रहते हुए RSS के संगठन में आप काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाल के दिनों में देखा कि सरकार जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता बना रही, तो उसमें बहुत से लोगों को कार्यकर्ता बनाया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार नहीं, अनेक बार ये हो रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उस सरकारी कर्मचारी की कोई पार्टी नहीं होती है, वो नॉन पार्टीसन होता है। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा कि चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ताज़ा उदाहरण झारखंड का है, जहाँ पे नवनीत हेम्ब्रम साहब DYSP साहब थे। वो महेशपुर, जो पाकुर जिले में है, वहाँ से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। हालांकि जानकारी के लिए मैं बता दूं, महेशपुर से 2014 और 2019 में स्टीफन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं और पिछला 2019 का चुनाव उन्होंने 34,000 वोट से जीता था। बीजेपी उनका सेकंड रहा था। एक चीज़ और है कि बीजेपी वहाँ पे आखिरी बार 2000 में एक बार बीजेपी जीती थी, उसके बाद पिछले 24 वर्षों में बीजेपी जीत नहीं पाई है। इस सीट के लिए जो सेकेंड फेज में यहाँ पे चुनाव होना है महेशपुर में, 20 तारीख को वोट पड़ेगा। इसकी नामांकन करने की अंतिम तिथि 29 तारीख थी, 29 अक्टूबर। 19 अक्टूबर को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और उसमें ही जो 66 कैंडिडेट्स हैं, 66 अगर मुझे जितना याद है, उसमें नवनीत हेम्ब्रम साहब जो DYSP थे उस दिन में, उस तारीख में ही वॉज स्टिल अ DYSP, उनका नाम भी शामिल था। उसके बाद की जो खबर है और जिसपे आप को चाहता हूं कि आप भी उसको अपना विचार व्यक्त करें, हुआ ये कि 4 जून को, ये सब आपको मालूम ही है कैसे लोकसभा का रिजल्ट आ गया इत्यादि इत्यादि। 15 जून को नवनीत हेम्ब्रम साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब हुआ क्या कि जब कोई सरकारी कर्मचारी इस्तीफा देता है तो वो सरकार उसको एक्सेप्ट करती या नहीं करती है। हमारे और आपके, मेरे भी जानने वाले कन्नन गोपीनाथन हैं, उन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया था IAS के पद से और उनको आज तक सरकार ने रिलीव नहीं किया है। ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने 15 जून को इस्तीफा दिया और फिर ये जब इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो ये अगस्त महीने में ये जब झारखंड हाई कोर्ट में चले गए, जहाँ पे 4 सितंबर को हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को पे निर्णय देते हुए IG पर्सनल को ये निर्णय दिया कि आप इस पिटीशन को ही इनका एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में ट्रीट करें
और 4 हफ्ते के अंदर आपको इसमें निर्णय दे देना चाहिए। लेकिन फिर मामला कुछ नहीं हुआ। 18 अक्टूबर को नवनीत हेम्ब्रम साहब ने फिर एक कंटेम्प्ट पिटीशन झारखंड हाई कोर्ट में डाली, जो 25 तारीख को सुनवाई के लिए आई। उसमें जो सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने बताया कि फाइल तो चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ रखी हुई है और जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये वही सब दवाई है जो बीजेपी दूसरे को करती है। आपको याद है ना, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को जब वो रिटायर हो रहे थे तो किस तरह से उनको दिल्ली बुलाया और फिर रिलीज़ नहीं करेंगे। ये सब बीजेपी सब खिलवाड़ काफ़ी कर चुकी है। वही दवाई छोटे रूप में हेमंत सोरेन भी दे रहे थे। जो असली बात है, जो मेन मुद्दा है, 29 को लास्ट डेट था। 28 अक्टूबर को हेम्ब्रम साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखते हैं। 28 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। और पत्र मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर वो कोई एक मैसेज दे रहे हैं, वो करते हैं, तो वो दिन में ही कई टाइम है, 10 बजे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी तत्परता देखिए, मतलब चटपट। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड को तुरंत निर्देश देता है और उनको निर्देश ये देता है कि आप चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट लेकर 2 बजे तक हमें बताएं कि इस इस्तीफे का क्या हुआ। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड को कहता है कि आप ये पूरी कार्रवाई करके 2-3 घंटे के अंदर हमें बताइए। इतनी तत्परता। खैर, इस्तीफा मंजूर हो जाता है। 4:30 बजे कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन सबको बता दिया जाता है कि इस्तीफा मंजूर हो गया और हेम्ब्रम साहब 29 तारीख को अपना नामांकन एज बीजेपी कैंडिडेट भर देते हैं। अब इसमें 4-5 प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ। उत्तर मेरे पास भी नहीं है, अगर आपके पास उत्तर हो तो आप बताइएगा। पहली चीज़, कोई पुलिस अफसर पद में रहते हुए तुरंत इस्तीफा दे और तुरंत इलेक्शन लड़े तो क्या इस्तीफा देने से पहले वो बाकी दलों के प्रति नॉन पार्टीसन था, इंडिपेंडेंट था, उसका कोई भेदभाव नहीं करता था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के बहुत उदाहरण हैं। अभी 2022 के इलेक्शन से पहले वहाँ तो जो एसपी साहब हैं, यहाँ तो आईजी साहब के लेवल के अफसर हैं। तो एक तो ये है, क्योंकि नॉर्मल सर्विस रूल में ये है कि अगर कोई अफसर रिटायर होता है तो उसके 1 साल तक उसका कूलिंग ऑफ पीरियड है। 1 साल और कहीं कहीं 2 साल, कि 2 साल तक वो कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन लड़ने में सब कुछ सब तैयार है। इलेक्शन के ऊपर कोई रोक नहीं है। बोला इलेक्शन दीजिए, आज यहाँ पे हैं, कल के दिन इलेक्शन लड़ जाइए। तो क्या वो अपने कंडक्ट में, अपने आचरण में, उसके जो भी निर्णय हुए होंगे उसमें वो उसका भेदभाव रहा होगा कि नहीं होगा? एक प्रश्न ये है। दूसरा, ईसी की तत्परता जरा देख लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तत्परता जरा देखिए। वहाँ पे वोट बढ़ रहे हैं, उस पर बार बार पिटीशन हो रही थी, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे 2 घंटे के अंदर कार्रवाई करके लाओ, ये इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तत्परता है। एक नहीं, तमाम उदाहरण है। फिर जरा कोर्ट की तत्परता भी देख लीजिए। कोर्ट भी कह रहा है भाई कंटेम्प्ट फलाना, ये 2 घंटा 4 घंटा, 2 दिन 4 दिन। उमर खालिद का मामला क्या हुआ है? कितने वर्षों से वो व्यक्ति जेल में है, आप उसकी बेल की सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। और एक टेक्निकल प्रश्न है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। टेक्निकली अगर 19 अक्टूबर को एक लिस्ट निकल रही है जिसमें नरेंद्र हेम्ब्रम साहब का नाम है, जिस दिन वो 19 अक्टूबर को अभी भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्या ये वैध है? क्या ये ठीक है? इस पे भी गौर करिएगा। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी बीजेपी की लिस्ट में अगर उसका नाम आ रहा है तो क्या ये सारी प्रक्रिया वैध है, ट्रांसपेरेंट है, ईमानदारी है? क्योंकि एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, अयोध्या यहाँ पे मिल्कीपुर की सीट पे आप इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि एक इलेक्शन पिटीशन, और इलेक्शन पिटीशन इस बात की है कि वो जो नोटरी था उसका लाइसेंस उस दिन ठीक नहीं था, उसने रिन्यूअल नहीं कराया था। विधायक जी से कोई मतलब नहीं लाइसेंस। और एक तरफ आप ड्यूटी में रहते हुए अफसर को अपनी लिस्ट में जगह दे रहे हैं। तो दोनों की मॉरलिटी की बात और टेक्निकल की बात मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अब दूसरी बात कर लें, आरएसएस क्या अब योगी को सपोर्ट करेगी?
ऐसा है कि 2 दिन की आरएसएस की बैठक मथुरा में अभी हुई, अखिल भारत कार्यकारिणी मंडल का उनका एक बैठक थी, 2 दिन तक चली। जनरली कस्टमरी होता है कि अगर कोई किसी के स्टेट में है तो और ख़ास करके बीजेपी में तो है, तो आरएसएस की अगर बैठक है तो कोई आरएसएस के मुख्यमंत्री वहाँ चले जाते हैं, नमस्ते प्रणाम कराते हैं। लेकिन यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी वहाँ गए, 2 घंटे से ज़्यादा समय तक रहे, बंद कमरे में भी बात हुई, अकेले भी बात हुई, दुकेले भी बात हुई, सार्वजनिक भी बात हुई, सब तरह की बातें हुई। ऑफिशियली ये बताया गया कि यहाँ पे वो कुंभ की बात करने आए थे, और कुंभ में जो कहा गया वो ये कहा गया है कि भाई उनका कहना ये था कि लिंगायत लोग जैसे हैं कर्नाटक में, उनका बहुत पार्टिसिपेशन नहीं होता है, हिंदू हैं, तो ज़रा आरएसएस इसमें मदद करें कि इस तरह के लोग जो यहाँ पे बहुत पार्टिसिपेट नहीं करते उनका भी पार्टिसिपेशन कुंभ में हो। फिर ये बताया गया कार्बी जैसे महाराष्ट्र के हैं हिंदू हैं, बहुत पार्टिसिपेशन नहीं है, और केरल के कुछ सेक्ट हैं हिंदुओं के जो यहाँ कुंभ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको ज़रा आरएसएस मदद करके उनको भी कुंभ में पार्टिसिपेट कराए। और योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये भी बताया गया कि भाई आरएसएस अपना एफर्ट करे, अपनी कोशिश करे, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो उनको कुंभ में दिया जाएगा। ये भी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आया कि जो 5 प्रण हैं इस शताब्दी वर्ष में, आरएसएस ने 5 प्रण की बात की है, उसको भी प्रोपोगेट कैसे किया जाएगा। अब लेकिन मुख्य बात यह, ये सब घुमाने फिराने की बात है, ठीक है, अच्छा करें, कुंभ करें। हालांकि कुंभ के में अगर वो लिंगायत, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में योगी जी का यूज़ अब पैन इंडिया की बात हो रहा है। अब वो केवल उत्तर प्रदेश से बाहर ना केवल प्रचार करने जाएंगे, अब ऐसा लगता है कि आरएसएस के इन कार्यक्रमों में भी कहीं ना कहीं योगी जी का कोई ना कोई रोल होगा। मुख्य बात यह है कि आरएसएस और योगी जी हिंदू महासभा से आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक समय ऐसा था कि जब आरएसएस और हिंदू महासभा में बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम दोनों लोग तो एक ही हैं, हिंदू की बात करते हैं। और ये भी कहा गया वहाँ से, आधिकारिक रूप से कहा गया कि देश ने हिंदुत्व के नायक के रूप में योगी जी को स्वीकार कर लिया है। अगर देश ने हिंदुत्व के नायक के रूप में योगी जी को स्वीकार कर लिया तो मतलब आरएसएस क्या इसमें कर सकता है, अब तो वो नायक हैं ही। फिर उसके बाद जब हुस्बले साहब ने प्रेस किया तो योगी जी का चिर परिचित नारा बटेंगे तो कटेंगे भी उन्होंने अडॉप्ट किया। और ये भी वहाँ से कहा गया कि आने वाला जो भविष्य है वो योगी आदित्यनाथ का है। ये वहाँ से ये सब चीज़ें कही गई हैं। तो पहली बात, इसमें सबसे ज़्यादा बेचैन, विचलित, अब गुस्सा होते हैं कि नहीं होते हैं, गुस्सा जो भी वो कौन हो रहे होंगे, मेरे ख्याल में अमित शाह जी और मोदी जी, क्योंकि उनको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा। यूपी इलेक्शंस हैं, यूपी इलेक्शन के बाद कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से जो भी सीट कम ज़्यादा हो उसका ठीकरा योगी जी के ऊपर फोड़ के इनको हटाया जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आरएसएस योगी जी के साथ खड़ी हुई है। मुझे ये लग रहा है कि भाजपा और आरएसएस का रीअलाइनमेंट हो रहा है, जो हिंदू फोर्सेस हैं उनका रीअलाइनमेंट विद इन द संगठन हो रहा है। आरएसएस अपने को बीजेपी, मोदी जी की लीडरशिप से शायद दूर करना चाहती है, कितना कर पाएगी नहीं मालूम, लेकिन एक इंडिकेशन सिर्फ, बाकी सबकी फिलॉसफी एक है, सब कुछ एक है, लेकिन वो जो मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो शायद आरएसएस को नहीं भा रही है। क्योंकि एक चीज़ स्पष्ट है, अगर बीजेपी का अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया है तो उसमें एक बड़ा रोल आरएसएस का भी है, और ये देखने वाली बात होगी कि किस हद तक प्रभावित करेंगे योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में आरएसएस के निर्णय को। अब एक तीसरी बात कर लें कि जो प्रशांत किशोर जी का प्रबंध और क्लेम, ये दोनों झूठा साबित हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी प्रबंधन के मामले में आए तो दुनिया के प्रबंधन, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था, तो कहते हैं कितनों को कहते हैं इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, इनको मतलब दर्जन नहीं तो आधा दर्जन लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, वो बताते हैं सब जगह। और जब अपनी पार्टी की बात आई, जहाँ बिहार में 4 बाई इलेक्शन है, 4 बाई इलेक्शन में केवल एक ही पार्टी है जो चारों जगह लड़ रही है, ना कांग्रेस चारों जगह लड़ रही है,
ना बीजेपी को चारों जगह लड़ रही, ना जेडीयू चारों जगह लड़ रही, ना आरजेडी चारों जगह लड़ रही, ना एआईएम। केवल एक पार्टी चारों जगह लड़ रही है, उसका नाम है जन स्वराज पार्टी, जो पीकेजी की पार्टी है। पीकेजी का प्रबंधन इतना अच्छा था कि उन्होंने 2 टिकट, एक जगह एक ऐसा जनरल साहब को टिकट दिया कि जो बिहार के मतदाता ही नहीं थे, ये उनका प्रबंधन था। दूसरा एक व्यक्ति को ऐसा दिया, जैसा कहा जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं, जो सहयोग था वो एक दूसरे से ले लिया, टिकट दूसरे को दे दिया। तो जिसने सहयोग दिया तो उसने कहा था अरे अजी कैसे सहयोग हमसे लिया, तो टिकट काट के जो सहयोग वाला था, तो ये भी नहीं याद रहा कि किससे सहयोग लिया किससे नहीं सहयोग लिया। तो ये तो प्रबंधन की बात हो गई। लेकिन जो दूसरा वो कहते थे ना कि वो 6-8 कि क्या है और गुंडे आ गए और मैं ऐसा हूँ, मत डाला और एक भी गुंडा नहीं, इनको दूर रखेंगे। भाई साहब के 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, टोटल 4 ही जगह इलेक्शन हो रहा है। उनमें से 3 के ऊपर खूब ठीक से क्रिमिनल चार्जेस हैं। क्रिमिनल चार्जेस किडनैपिंग के हैं, अपहरण, हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, वसूली, चोरी, मारपीट, सब बढ़िया बढ़िया वो हैं। अभी एक कमी है 302, मतलब मर्डर वाला अभी कोई नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से रफ्तार है वो भी जल्दी ही इनके पास उस तरह के कैंडिडेट भी आ जाएंगे। जैसे बेलागंज से मोहम्मद अमजद जी हैं, उनके ऊपर भी आपराधिक। इमामगंज से जितेंद्र पासवान हैं, उनके ऊपर भी आपराधिक। रामगढ़ से सुशील कुशवाहा हैं, उनके ऊपर भी आपराधिक। और ये उनकी अपने, अब कहाँ गया आपका क्या शुचिता की राजनीति, कहाँ गया कि नहीं हम तो इस तरह के लोगों को टिकट नहीं देंगे। हालांकि ऑफिशियली जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सदफ इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि हमारी इमेज खराब करने के लिए सब किया जा रहा है। तो क्या जब आपने टिकट अनाउंस कर दिया था उसके बाद के ये मुकदमे हैं? ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़िए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो झूठ बोलने की भारत की राजनीति में एक नई पहल हुई है, वो इनसे शुरू हुई या ये भी उससे अफेक्टेड है, देखने वाली बात होगी। लेकिन झूठ बोलने में, कुछ झूठ बोल दो और उसके बाद पब्लिक को ये मानो कि पब्लिक तो सब भूल जाती है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि जन स्वराज पार्टी के साथ पब्लिक भूलती है कि याद रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।